नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। भारत में लोकतंत्र खत्म। आगे बस क्वेश्चन मार्क लगा दे रहे हैं। ये क्वेश्चन मार्क बहुत लोग सोचेंगे कि क्वेश्चन मार्क डर के लगा दिया ना। मेरे लिए क्वेश्चन मार्क नहीं है, मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन मार्क लगाया हूं कि ये जवाब आप लोग दीजिए कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है या बचा हुआ है। मुझसे मेरी राय अगर पूछी जाएगी तो बिना क्वेश्चन मार्क का वही लाइन लिख दूंगा, भारत में लोकतंत्र खत्म। और भारत में लोकतंत्र खत्म होने के प्रमाण पूरे दिन गिनवाएंगे तो दिन छोटा पड़ जाएगा, माह गिनवाएंगे तो महीना छोटा पड़ जाएगा, और साल तो 12 साल हैं। इसको 100 साल में इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है, जितना लोकतंत्र और संविधान को तार तार किया है, धज्जियां उड़ाई। 193 सांसद, 193। डेमोक्रेसी में एक नागरिक, एक मतदाता, उसकी असहमति, उसका प्रश्न भी जायज होता है, वैध होता है और वजन के साथ होता है। 193 सांसद, भारत में औसतन माना जाता है कि 10 लाख की आबादी पर एक सांसद होता है। 10 लाख की यानी 10 सांसद 1 करोड़। 193 सांसद करीब करीब 20 करोड़ नागरिकों के, 20 करोड़ मतदाताओं के प्रतिनिधि होते हैं। 20 करोड़ मतदाताओं के प्रतिनिधि होते हैं। ये मैं मिनिमम बता रहा हूं। आज अगर आप 143 से डिवाइड करोगे ना लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को, तो जो मैं 10 लाख कह रहा हूं, ये 10 लाख तो परिसीमन पे था किसी जमाने में, आज 20 लाख पे पड़ेगा। 20 लाख पे मैं एग्जैक्टली बता रहा हूं, 20 लाख के आसपास का पड़ेगा। तो ये करीब करीब 40 करोड़ बैठेगा। 40 करोड़ मतदाताओं के प्रतिनिधि अगर कोई सवाल खड़ा करते हैं, उंगली उठाते हैं किसी के लोकतंत्र के प्रति समर्पण पर, उसके संवैधानिक दायित्वों को का निर्वहन न करने पर, और उसको डस्टबिन में फाड़ के डाल दिया जाए और फिर कहा जाए हम तो बाबा साहेब के अनुयायी हैं भाइयों, मेरे परिवारजनों, तो उससे बड़ा ढकोसलेबाज संसार में नहीं हो सकता। लोकतंत्र खत्म है। 193 सांसदों के साथ धोखा हुआ है। ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति यावलिक उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन, इन दोनों ने सब, हालांकि अब कहेंगे कि नियम के अनुरूप है, तो नियम में से एक लाइन उठा करके और बिरला ने और राधाकृष्णन ने दोनों ने मिलकर ज्ञानेश को छिपा लिया, विपक्ष से छिपा लिया, विपक्ष से बचा लिया है, महाभियोग प्रस्ताव खारिज कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 27 लाख मतदाता संदिग्ध हैं, अब इस पर बहस मत करो, वोट नहीं देंगे। भारत में न्याय के सिद्धांत को सुप्रीम कोर्ट ने दफन कर दिया है। पहली बार हुआ है जब न्याय के सिद्धांत को सुप्रीम कोर्ट, न्याय को बचाने की जिम्मेदारी जिस पर है, उसने न्याय के मूलभूत सिद्धांत को दफन कर दिया। 27 लाख संदिग्ध मतदाता हैं, वो नहीं डालेंगे वोट। जबकि हिंदुस्तान में इंसाफ की जो आत्मा है, जो मूल सिद्धांत है, वो ये है कि संदिग्ध जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता है तब तक निर्दोष माना जाए। जब तक आरोप नहीं साबित होगा, संदेह के आधार पर किसी के भी, आप किसी भी अधिकार को भारत में नहीं छीन सकते हैं। 100 गुनहगार छूट जाएं, एक निर्दोष संदेह के आधार पर एक निर्दोष किसी भी सजा का शिकार न हो। यह मूलभूत सिद्धांत है। देखिए लोकतंत्र के खिलवाड़ को, भाव को ले आइए जरा, लाइए। स्वागत है भाव। हेडलाइन लाइए। धम से गिर गया, अच्छा ये देखिएगा, हेडलाइन जरूर देखिए। धम से गिर गया विपक्ष का महाभियोग प्रस्ताव, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल रहेगा जारी। अब इस बेशरमों से पूछा जाए कि गिरा कहां है, धम से गिर गया। प्रस्ताव गिरने कहते हैं जब प्रस्ताव लोकसभा में वोटिंग हो, राज्यसभा में वोटिंग हो और पास ना हो, तब उसको गिरना कहते हैं।
खारिज करने और गिरने में भी नहीं पता है। मैं शर्म आती है मेरे नाम के आगे पत्रकार लिखने में भी अब शर्म आने लगी है। धम्म से गिर गया, इस देश में पढ़ने वाला आदमी आधा आधा जानेगा कि ल प्रस्ताव गिर गया। खारिज किया प्रस्ताव को, और प्रस्ताव खारिज किया। सबसे बड़ी बात यह है कि वजह भी नहीं बताई। हेडलाइन लाइए अगली। सीसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव खारिज क्यों? कारण नहीं बताया गया। विपक्ष जो खारिज कर दिया, लेकिन एक होता ना कि हम आपको नहीं सुनेंगे। क्यों नहीं सुनेंगे? वजह बताएंगे। यही तो डेमोक्रेसी है। वजह नहीं बताएंगे तानाशाही तो हो ही गई कि हम नहीं सुनेंगे। जाओ भैया, क्यों नहीं सुनेंगे? नहीं बताएंगे, जाओ। क्यों नहीं बताएंगे? नहीं बताएंगे, दो लपड़ों देंगे अगर ज्यादा पूछोगे। तो वही वाला सिस्टम है। आगे चलिए, खबर के भीतर आइए। खबर के भीतर आइए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 193 सांसदों द्वारा लाए गए महाभियोग प्रस्ताव को राज्यसभा के सभापति ने खारिज कर दिया है। राज्यसभा के सभापति राधाकृष्णन 12 मार्च को पेश किए गए इस प्रस्ताव पर गहन विचार विमर्श के बाद सभापति ने न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 की धारा 3 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। गहन विचार विमर्श ये पूरा पूरा लिख के आया है। पूरा लिख के आया है। चलिए आगे चलिए। ये सिर्फ लिखा था वहां पर राज्यसभा लोकसभा दोनों खारिज हो गया है। विपक्ष के 63 राज्यसभा सांसदों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग का नोटिस दिया था। इस नोटिस में उन्हें हटाने की मांग की गई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि सभी जरूरी पहलुओं और मुद्दों को के सावधानी पूर्वक तथा निष्पक्ष मूल्यांकन के बाद राज्यसभा के सभापति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। सावधानी पूर्वक और निष्पक्ष मूल्यांकन किया, तो यह भी उसमें पॉइंटर डाल देते ना कि सावधानी पूर्वक और निष्पक्ष मूल्यांकन के बाद इस प्रस्ताव में निम्नलिखित कमियां पाई गई। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। ऐसे तो कुछ भी कर दो, सावधानी पूर्वक और निष्पक्ष मूल्यांकन के बाद पता चला कि आशीष चित्रांशी देशद्रोही है, हो गया काम। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी ऐसी ही शक्तियों का इस्तेमाल करके प्रस्ताव खारिज कर दिया। दोनों सदनों के 193 सांसदों ने ये नोटिस दिया था। बस सावधानी पूर्वक निष्पक्ष मूल्यांकन किया है। चलिए आगे चलिए। क्या था? 7 आरोप थे। ये आरोप देख लीजिए। पद पर आरोप देखिएगा और आरोप में बताइएगा कौन सा आरोप सही है, कौन सा गलत है। पद पर रहते हुए पक्षपात पूर्ण और भेदभाव पूर्ण आचरण, चुनावी धांधली की जांच में जानबूझकर बाधा डालना। इस सब के अगर एक एक पर चर्चा करेंगे, एक पॉइंट पर, पक्षपातपूर्ण और भेदभावपूर्ण आचरण, जिसके लेटर हेड पर बीजेपी की स्टांप लगा हुआ वो जारी हो जाए आदेश, उसके पक्षपात में कोई संदेह? चुनावी धांधली की जांच में जानबूझकर बाधा डालना। कर्नाटक का सीईओ लेटर लिखता रह गया, 3-3 लेटर लिख डाले कि जो है जांच हो रही यहाँ पर, जो डेटा सेंटर में डिलीट किया गया था वो डेटा सेंटर से उसकी जांच की जा रही है, प्लीज जो है वो प्रोवाइड करवा दें कि कहां से किस सर्वर से वो फॉर्म भरे गए थे। नहीं दिया, जानबूझकर बाधा डाला ना चुनावी धांधली में। लाखों मतदाताओं को वोटर लिस्ट से बाहर कर देना, बिहार से बंगाल तक गिनती नहीं है। कुछ खास राजनीतिक दलों को फायदा पहुंचाने वाला व्यवहार, कोई संदेह नहीं है। भाजपा प्रेस कॉन्फ्रेंस और इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बार लगता है कि गौरव भाटिया और उससे पात्रा से यही काबिल है। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान मतदाताओं को बाहर करने का मामला, ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद देखा है। अब आंखें बंद कर ले, बात अलग है। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला देकर पक्षपात का आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इसको जो है कि अब अगर कोई भी वो पैसा जमा करेगा और कहेगा 5% का मिलान कर दो, तो मिलान करना है। इसने एसओपी बना के सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला नहीं माना था। दुराचार साबित होने का आरोप, ये तो एक नहीं है, इसके तो पूरी पूरी चार्जशीट दाखिल हो जाएगी, तो हटा दीजिए। ये थे उसमें प्रस्ताव में। ऐसे ही पॉइंट बना देना चाहिए था ओम बिरला को और राधा कृष्णन को, हम उनका ही पॉइंट पढ़ देते। लेकिन दिक्कत ये है ना कि पॉइंट लोकतंत्र में जो होता है, पॉइंट बनाए जाते हैं। तानाशाही पॉइंट नहीं बनाया जाता, आदेश जारी कर दिया जाता है। जरा लाइए ट्वीट, लाइए कुछ ट्वीट लाए, फिर भाव के पास चलेंगे।
ये देखिए डेरेक ओब्रायन ने 6 अप्रैल 4:59 पर, मतलब ये फैसला होने से पहले एक ट्वीट किया था। The motion to remove the CEC was submitted in Rajya Sabha on 12th March. A separate notice was submitted on the same issue in Lok Sabha. लोकसभा और राज्यसभा में दोनों पर में ये सबमिट किया गया था 12 तारीख को। Parliament ran till 2 अप्रैल. Both notices totally ignored in Parliament. 2 तारीख तक चली पार्लियामेंट और दोनों नोटिस को पार्लियामेंट में इग्नोर किया गया। What devious ploy is the BJP now planning to save their वैनिश कुमार? वो हमेशा इसको जो है वैनिश कुमार ही ज्ञानेश को लिखते हैं टीएमसी वाले। तो ये था कि क्या करने वाले हैं उसको बचाने के लिए, और ये ट्वीट आया 4:59 पे, और मात्र 4 घंटे 3.5 4 घंटे बाद डेरेक ओब्रायन को क्या लिखना पड़ा? टोल्ड यू सो, बताया था। Notice to remove CEC Vainis Kumar by Rajya Sabha MPs rejected. Reason? Question mark. No reason given. BJP keep mocking our great parliament. Same. लेकिन सेम किससे आएगी जब सब सेम प्रूफ है? तो ये राज्यसभा की इंफॉर्मेशन थी, डाला उन्होंने। अगले ट्वीट पर आइए। The first of its kind impeachment notice signed by 193 MPs for the removal of the CEC Vainis Kumar rejected by both Rajya Sabha chairman and Lok Sabha speaker. A detailed notice giving exact rules and factual examples of the CEC's misconduct was submitted. In response, the impeachment notice has been rejected in a tersely worded reply. No reasons given for the rejection. Why are we not surprised? सागरिका घोष। आगे चलिए, कांग्रेस का भी एक है जो है वो भी बताई दें। इस सबसे छोटे में सबसे धांसू जवाब दिया है यही मीडिया मुखिया है। We know what happened to the last chairman of Rajya Sabha who accepted a petition moved by opposition MPs. वो भी बड़े प्रिय थे, चलिए हटा दीजिए। ये हालांकि प्रसंग जो चर्चा में लाया ये जयराम रमेश ने, वो वैलिड पॉइंट ये था कि पिछली बार यही एक जो है मोशन ही था इम्पीचमेंट का, जिसने जगदीप धनखड़ को तत्काल, मतलब उसकी तत्कालिक वजह वही बना था जो कुर्सी खा लिया था। साहेब की इच्छा के विपरीत उस प्रस्ताव को राज्यसभा में स्वीकार कर दिया था। जिस प्रस्ताव पे धनखड़ गए उस पे अभी तक कोई डिसीजन नहीं हुआ। सर्वोच्च न्यायालय ने रिकमेंड किया था उस जज के इम्पीचमेंट को। सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि इसको इम्पीचमेंट करना चाहिए। हाँ। उसके बावजूद भी न्यायपालिका की इज्जत करने वाली भाजपा उस पर बैठी हुई है। इज्जत, क्योंकि वर्मा के साथ यादव का भी हिसाब होगा फिर। जिस यादव ने बहुसंख्यकवाद की बात करते हुए कहा था कि संविधान से नहीं बहुसंख्यक के अनुसार देश चलेगा, तो उस यादव को भी बचाना है तो वर्मा जी को भी बचाना है। भ्रष्टाचार, व्यभिचार, दुराचार, ये यूएसपी है बीजेपी की। जो भी भ्रष्टाचारी, दुराचारी, व्यभिचारी होगा उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है यदि वो भाजपाई चोला पहनता है या भाजपा के विचारधारा को आगे एक्सटेंशन में यूज करता है। सवाल ये नहीं आशीष कि ये प्रस्ताव गिरता या पास होता। पार्लियामेंट के आंकड़े ये बताते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त का ये महाभियोग जो इम्पीचमेंट का था ये गिर जाता। ज्ञानेश कुमार बने रहते उस दिन भी हमने कहा था, लेकिन पार्लियामेंट में बहस होती 10 घंटे की भी तो ज्ञानेश कुमार के कुकर्मों का पाढ़ा रिकॉर्ड पे चढ़ता। ये इनको करना नहीं था। पूरा देश सुनता पार्लियामेंट में क्या हो रहा है और इन कुकर्मों को कैसा जस्टिफाई करती पार्टी, सत्ता पार्टी एनडीए, ये इनको देश के सामने आ जाता।
उन तमाम लाखों मतदाताओं को जिनको वंचित किया गया है मतदान के अधिकार से, जो संविधान का अपमान है, उसको कौन रेखांकित करता है, उसका कौन बचाव करता है? यह सत्ता पक्ष का एक नग्न चेहरा सामने आता है, जिससे सत्ता पक्ष बच रहा है। बेशर्म तो है ही, निर्लज्ज तो है ही, लेकिन हमारी निर्लज्जता हम तुम पे थोपेंगे, रिकॉर्ड पे नहीं आने देंगे। हमारी मर्जी, हमारी मर्जी। कौन सा संविधान, कौन सा कानून, क्या मायने रखते हैं 193 सांसद? कोई मायने नहीं इनके। मायने सिर्फ इस देश में 293 के हैं जो सत्ता में है। यदि उनको सूट नहीं हुआ तो देश का उपराष्ट्रपति भी बेइज्जत करके निकाला जाता है। भले वो संविधान को घातक हो ना हो, बात अलग है, लेकिन इस देश का संविधान इस लोकतंत्र की आत्मा है, और लोकतंत्र की जो नींव है वो चुनाव है। चुनाव प्रामाणिकता से और पारदर्शिता से करवाने का संवैधानिक काम चुनाव आयोग का है, लेकिन चुनाव आयोग पे ही चुनाव लड़ने वालों का कंट्रोल हो तो लोकतंत्र नहीं बचेगा। ये बात सुप्रीम कोर्ट के ही जज न्यायमूर्ति नागरत्ना जी ने अभी कही, एक 4-5 दिन पहले। लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी, नरेंद्र मोदी जी यदि इतनी प्रामाणिकता की बात करते हैं और इतना विश्वास है इस देश की जनता पे कि उनकी जनता उनको बहुत प्यार करती है, तो सिर्फ यह बताएं कि उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के उस दी हुई व्यवस्था को क्यों नकारा, जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और प्रधानमंत्री तीनों मिलकर तय करते। उसमें क्यों उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को निकालकर एक अपना साथी मंत्री को साथ में रखा और 2 वर्सेस 1? तो फिर तो ये वही सिस्टम होगी, सरकार जिसको चाहे उसको बना देगी। क्या उस कानून में प्रावधान है कि यदि विपक्ष ने ऑब्जेक्शन लिया, एक भी ऑब्जेक्शन हो तो नहीं होगा बाय द मेजोरिटी डिसीजन? मेजोरिटी तो पहले आप तय कर चुके हैं, तो डिसीजन एक नौटंकी है। अरे नाम तो बताते नहीं है सर, जो लिस्ट में नाम होता है वो तो एलओपी को बताते नहीं, वहां पहुंचता है तो कहते ये है, ये फाइनल बता दो। आप मीटिंग का नौटंकी क्यों करते हैं? वो भी मत करिए, सीधा अपॉइंट करिए। जब एसआईआर में लाखों लोगों को वंचित रखना और न्यायपालिका इन लाखों मतदाताओं को चुनाव से वंचित रख रही है, तो इससे ज्यादा सर्वोच्च न्यायालय के नाकारापन कोई नहीं हो सकता। जो सर्वोच्च न्यायालय अपने आप को संविधान का कस्टोडियन कहता है, उन्होंने बोल देना चाहिए कि संविधान से हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि एक भी आदमी का मताधिकार, देखिए जर्मनी का किस्सा सुनाया था आपने, सिर्फ 2 वोटर ने कहा था कि मशीनें नहीं चाहिए, सिर्फ 2 वोटर ने कहा था मशीनें नहीं चाहिए तो मशीनें बैन हो गई। एक एक मतदान के अधिकार है, क्योंकि वो मतदाता को भाग्य विधाता मानते हैं देश का। जिस देश में मतदाताओं की हालत भिखारी और गुलामों जैसी होती है, जहां मतदाताओं की औकात ही नहीं रही कोई, वहां फिर ये लोकतंत्र की बड़ी बड़ी बातें करने का मायना क्या है? क्यों चुनाव में इतना पैसा खर्चा करते भाई? मत करिए ना। सातारा में क्या हुआ, मैं बहुत माइक्रो लेवल की बात बता रहा हूं तुम्हें। जिला परिषद में अपना बहुमत नहीं होते हुए भी दूसरे के मतदाताओं को मतदान के पहले जेल में उठा के ठूस देना और अपना नंबर ऊपर करना और कहना कि अध्यक्ष हमारा है। इतना नंगा नाच, इतना नंगा नाच कभी नहीं हुआ। हम चुनाव जीतेंगे सत्ता में आएंगे, हम चुनाव हारेंगे तो भी सत्ता में आएंगे, हम राजनीतिक दलों को तोड़ के सत्ता में आएंगे,
वो टूटे नहीं तो उनको जेल में डाल के हम सत्ता में आएंगे, लेकिन आएंगे तो हम ही सत्ता में। तो फिर चुनाव आयोग ही क्यों? बंद करिए चुनाव आयोग, किस लिए मत, क्या मायने हैं चुनाव आयोग के? हाँ, इसको आप ही तय लगाओ कर अपना लीजिए। चैनल लेकर के मालिश वालिश करना शुरू करे। बेमतलब का खोल के रखा है दुकान चुनाव क्यों आयोग। चुनाव आयोग चाहिए आपको? और पार्लियामेंट भी क्यों चाहिए, जब पार्लियामेंट में डिस्कशन ही नहीं होना है? क्यों सेशन लेते हैं? लाखों करोड़ों रुपए का सेशन का खर्चा है, टैक्स पेयर के पैसे का। कोई पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर अपने घर की जमीन बेच के नहीं देता पैसा, ये आपका बंद और मेरा करो पैसा। हम्म, क्यों खर्चा करते हैं इतना पैसा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में, जब आपको विपक्ष की बात नहीं सुनने, जब आपको डिस्कशन नहीं करना, जब आपको कुछ नहीं करना है, जब आपको अपने ही नारे लगवाने हैं और अपने ही पीठ थपथपानी है, तो ये भी बंद करिए ना। चार मस्करों को इकट्ठा कर लीजिए और उनसे ये अपने चार गुणगान करवाइए, और हो गई पार्लियामेंट 10x10 के रूम में चलवाइए, स्ट्रीम यार्ड पे ही पार्लियामेंट लगाइए और बता दीजिए देश को लगाना कि क्यों? पार्लियामेंट चल रही है। लगाना ही क्यों? ये ढकोसला पाखंड नहीं, क्यों? यही ढापता क्यों? चुनाव बंद करवा दीजिए। आप तानाशाह जब हो ही गए तो हो जाइए, बिना कारण दिए आप बोलेंगे कि नहीं रिजेक्ट हो गया जी प्रस्ताव, विशेष अधिकार का उपयोग करेंगे। ये सत्ता का माज है, ये दम्भ है सत्ता का। दम हुआ बहुत छोटा शब्द लगता है भाऊ। हाँ, सब बहुत दम भी अब छोटा शब्द होने लगा। क्या बहुत करे छोटा। आशीष, वो कल्चर नहीं है पारिवारिक। हमारा परिवार ने हमको संस्कार ही ऐसे दिए कि हम शब्दों का चयन भी बहुत मुश्किल से कर पाते हैं। हेमंत विश्व शर्मा थोड़ी है कि गाली गलौज करके बात करें। अभी सुनिए, आपको मैं सुनवाता हूँ, कुछ रिएक्शंस हैं वो भी सुनवा दें भैया। लाइए, सबसे पहले एक ही बाइट हम लेंगे आज एनडीए की तरफ से, क्योंकि ये चेहरा पीटीआई के लिए अपरिहार्य है, अनिवार्य है, इसलिए सुना रहे हैं। इनका नाम मलूक नागर है। मतलब ये जो है धन तंत्र के बहुत बड़े लंबरदार हैं। तो इनका हर विषय पे आता है। इनका सुनेंगे तो इसी से समझ लीजिए कि लोकतंत्र कौन लोग किनके हवाले हैं, कौन बचाने वाले हैं। सुनिए जरा, सुनाइए भैया। पार्लियामेंट का मजाक बना रही है, जिस तरीके से सीसी के इम्पीचमेंट का जो मोशन है वो रिजेक्ट हुआ है। सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियां अगर ये कहते हैं कि एनडीए या बीजेपी मजाक उड़ा रही है संसद का, क्योंकि जो चुनाव आयोग के खिलाफ जो इम्पीचमेंट से संबंधित मोशन आया था उसके बाद, तो मैं कह रहा हूं खुद गिरेबान में झांके सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियां। जब उनके पास नंबर नहीं थे तो वो क्यों गए? और अगर गए, पहले ही हारना 100% था और वो हारे, और वो कह रहे हैं कि मजाक उड़ा रहे हैं संसद का। देश को क्यों गुमराह करना चाहते हो? इसका मतलब मजाक आपने उड़ाया, आपके पास नंबर नहीं थे, देश की गाढ़ी कमाई का टैक्स के रूप में जो पैसा जाता है वो वेस्ट हुआ, तुम्हें हार पहले ही पता थी, अब ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हो तो तुम खुद ही मजाक उड़वा रहे हो पूरा जनता में अपने खिलाफ। ये आदमी अरबपति है, लेकिन मैं चंदा लगा करके मैं कह रहा हूं, अगर ये एडमिशन ले तो मैं अब से इसका एडमिशन करवा सकता हूं प्री नर्सरी में। ये जाए मैं पढ़े। ये पढ़े। इतना मूर्ख है, ये कहता है कि जब आप हार ही रहे जाहिल, हो। जाहिल, कंप्लीट जाहिल है, जाहिल है ये, जाहिल। ये जाहिल है, ये राजनीतिक जाहिलता का उच्चांक है। हम्म। ये जो कहता है कि जब आप हार ही रहे हो तो फिर डिस्कशन क्यों करते हो, फिर बजट पैसे पर बर्बाद डिस्कशन हो क्यों गए। करते हो? आप मुझे बताइए, आप मुझे नागर को ये पूछ रहा हूं मैं, इस कूपड़ और इस नालायक आदमी को ये बता दे कि आप पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, भारत की सरकार बजट पर डिस्कशन क्यों करती है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर डिस्कशन क्यों करती है? क्या मतलब है? जब आपको तो पास करना ही है, पार्लियामेंट क्यों बुलाते हैं? विपक्ष को जो जगह क्यों देते हैं? क्यों बुलाते हैं विपक्ष को? किस बात के लिए? सवाल जवाब तो पार्लियामेंट में कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी का जाके मंत्री के पास बैठ के अपने काम करवा सकता है। क्यों सवाल जवाब की नौटंकी करते हैं? क्यों राज्यसभा लोकसभा टीवी चले और करोड़ों रुपए का खर्चा हो जब हारना ही है तो? मतलब विपक्ष इस लोकतंत्र में विपक्ष का कोई रोल नहीं है, सिर्फ नंबर इसने का रोल है।
तानाशाही तो पर मुहर लगाई है। कर्नाटक में आपकी पार्टी क्या कर रही है? बंगाल में आपकी पार्टी क्यों लड़ रही है? क्यों डिस्कशन चाहती है विधानसभा में? तमिलनाडु में क्यों बीजेपी समर्थन पार्टियां क्यों वहां डिस्कशन करती है? केरल में क्यों डिस्कशन में आते हैं आपके लोग? क्यों लोकतंत्र का मजाक उड़ाते हैं और पैसे खराब करते हैं केरल के लोगों के, कर्नाटक के लोगों के, हिमाचल के लोगों के, बंगाल के लोगों के? क्यों पैसा खर्चा करते हैं? पार्टी ने तो जाने नहीं चाहिए विधानसभा में। पता नहीं पीटीआई का भी स्टैंडर्ड इतना नीचा हो गया अरे कि ऐसे सब गली कुचे के लोगों को बाइट देते हैं। ये भी बात करनी नालिम पड़ेगी गैस PTI। तलाश रहे हैं, ये भी नालिम गैस तलाश रहे हैं। हम भले ही इनसे इनका कंटेंट ले रहे हैं पैसा दे, लेकिन ये नालिम गैस तलाश रहे हैं सब भी। नहीं नहीं, बताओ, इनसे ऐसे विचार करना जाहिलों पड़ेगा। को चलाना ऐसे मतलब आप भी किशोरों देश के चलाना पड़ा है तो चल ऐसे रहे हो। किशोरों को यदि वो महिमा मंडी, हो सकता है कि उनका कोई टाइप हो, फाइनेंशियल टाइप हो, लेकिन एक गंद परोसने के लिए हम नहीं बैठे यहाँ पे। इसीलिए आज जानबूझ के उसमें कह रहा है कि देश का, और वो भी नहीं सोचिए, उस पे ना चर्चा हुई ना मतदान, कह रहा है देश का करोड़ रुपए बर्बाद कर दिया। वो एक पन्ना इनके दिल्ली यहाँ विधानसभा में दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल के दौरान क्यों तुम्हारे नेता बोलते थे? क्यों दिल्ली के लोगों के पैसा खर्चा करते थे नागर? गजब हालत है। चलिए आगे जब अपोजिशन का लाइए, अपोजिशन की कुछ बातें सुनवाइए। बहुत इस समय मतलब अद्भुत दौर है। ऐसा कभी हुआ नहीं भारत के इतिहास में। 137 सांसदों का मजाक बनाया गया। आप वो पास हो या ना पास हो उसकी बात मैं नहीं कहता हूं, मेजोरिटी उनके पास है, लेकिन आप इम्पीचमेंट मोशन को ही आप रिजेक्ट कर दें। ये तो कहते हैं कि संविधान का कत्ल करना हुआ, कोई कानून के तहत कार्य नहीं हुआ। और ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए इस हद तक आप जा सकते हो? क्या रहा इस देश के अंदर? कोई संविधान रहा? कोई डेमोक्रेसी रह गई? अगली लाइए। जब आज उदित राज इतने गुस्से में नजर आ गए तो सोचिए, जबकि उदित राज बहुत स्लो मोशन में चलते हैं। चलिए चलाइए। को लेके ओम बिरला ने खारिज किया है विपक्ष की मांग को, कैसे देखते हैं? देखो, कोई भी रीजन उसमें नहीं था। सरकार को चुनाव आयोग को सपोर्ट करना है, उसके आधार पर राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष, इन दोनों ने उसको उस प्रस्ताव को नकारा है। इसका मतलब ही है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो चुनाव आयोग से लोकतंत्र का गला घोट रही है और जो पाप कर रही है वो छुपाने का काम कर रही है। क्योंकि हमने जो नोटिस में जो मुद्दे रखे हैं वो मुद्दे पुरावे के साथ रखे हैं। उसका कोई कारण नहीं था कि उसको रद्द किया जाए, लेकिन पॉलिटिकल जो नरेंद्र मोदी का चुनाव जीतने का जो तरीका है और मुझे लोगों ने वोट दिया है, ये गलत है। लोग इनको वोट नहीं कर रहे। इनके पापों से, इनके जुमलों से लोग परेशान हो गए हैं और चुनाव आयोग के माध्यम से ये चुनाव जीतते या तय हो गया है। और इसलिए विधानसभा लोकसभा अध्यक्ष को और राज्यसभा के सभापति को इसको नकारने को कहा है प्रस्ताव को, और ये लोकतंत्र का गला घोटने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। चलिए आगे अगला। राज्यसभा और इसमें की गई संसद में दोनों रिजेक्ट कर दिया गया है। आपको लगता है कि हमेशा से संसद में जो है विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश? देखिए, अभी का जो चुनाव आयोग है उनको एक टास्क दिया है, बंगाल बीजेपी के झोली में डालने का एक टास्क दिया है, ये जो ज्ञानेश कुमार है। और ये टास्क इसलिए दिया है कि बंगाल बीजेपी कभी भी जीत नहीं सकती लोकतांत्रिक माध्यम से, डेमोक्रेटिक तरीके से। तो जिस ज्ञानेश कुमार को ये टास्क दिया है उसके खिलाफ अगर हमने अभियोग चलाने की बात की है तो जरूर सरकार उसको बचाएगी। सरकार ऐसे लोगों को हमेशा बचाती आई है जो लोकतंत्र की हत्या करते हैं, डेमोक्रेसी की हत्या करते हैं।
जन भावनाओं की हत्या करते हैं, सरकार उनको हमेशा बचाते आई है। तो अब देखेंगे बंगाल में जो सुपारी लेकर काम कर रहे हैं बीजेपी की या सरकार की, वो चुनाव आयोग कहां तक सफल होता है। मुझे पूरा विश्वास है बंगाल की जनता उनके इरादे से। चलिए हटा दीजिए, अगला अगला लाइए, अगली खबर लाइए, फटाफट ले आइए, तो कार्यक्रम एक टिप्पणी के साथ शुरू होगा। हाँ चलिए चलाइए। मजाक से अगर ज्यादा कोई बेहतर शब्द होता तो मैं इस्तेमाल करता। संसदीय हमारी परंपराओं में कुछ चीजें एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन के लिए रखी गई थी। अगर ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन नहीं है, सीईसी की कार्यशैली को लेकर के, उनकी निष्पक्षता को लेकर के, तो फिर क्या है मैं नहीं जानता। मैं इतना जान रहा हूं कि अब आप अपनी डेमोक्रेसी में जो वैलिड इंस्ट्रूमेंट्स हैं संसदीय हमारी प्रणाली में, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वहां भी जो एग्जीक्यूटिव के टॉप दो लोग हैं वो डिसाइड कर रहे हैं। टॉप 2 ही सब डिसाइड कर रहे हैं, और सबने एक बात कही, लोकतंत्र अब जो है, लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं, सब कुछ अब आप इस्तेमाल करने के लिए, मतलब आपके हाथ से वो टूल जो बाबा साहेब ने दिया था, संविधान सभा ने दिया था, वो सारे हथियार आपके हक हुकूक वाले, वो सब दो लोगों ने छीन करके अपने झोले में रख लिया है। जो झोला कहा था ना कि मेरे पास एक झोला है, उसी झोले में सब आपके सारे हक हुकूक अधिकारों को सबको लेकर के झोले में पैक कर दिया, और झोले जिप बंद कर दिया है, कंधे पे टांग लिया है, और कंधे तक कोई पहुंच ही नहीं सकता है, क्योंकि अविनाशी है। बाबू खत्म है आशीष, इसके बाद तो क्या है। अब तो इसके बाद तो मैंने कहा कि अब विधानसभा मतलब लोकसभा का कोई भी सत्र विपक्ष ने जाना है मूर्खता है। जब विशेषाधिकार नहीं है, ये तानाशाह का अधिकार है, इट्स अ डिक्टेटरशिप। जो बाबा साहब ने कहा था, एक सेकंड सिर्फ, बाबा साहब ने क्या कहा था, बहुत, मैं कल कुछ बाबा साहब के कुछ भाषण पढ़ रहा था आज। वो कहते थे कि हाउ एवर द गुड कॉन्स्टिट्यूशन में बी, हाउ एवर गुड द कॉन्स्टिट्यूशन में बी, इट श्योर टू turn out bad, because those who are called to work on it happens to be a bad lot. कॉन्स्टिट्यूशन कितना भी अच्छा हो, लेकिन वो बुरा साबित होगा, क्योंकि जिसको चलाने के लिए जिन लोगों को तुमने बुलाया, यदि वो खराब होंगे। अगला पैराग्राफ में वो कहते हैं, however bad constitution may be, it turns out to be good if those who are called to work it happens to be a good lot. कॉन्स्टिट्यूशन बुरा भी हो तो चलेगा, लेकिन जो ये चलाने आते हैं, यदि वो अच्छे लोग होंगे तो संविधान भी अच्छा होता है। आगे कहते हैं, एक पैराग्राफ में वो भी कहते हैं, एक जगह भी वो भी कहते हैं, लेट अस नॉट फॉरगेट that this independence has thrown us got responsibility. Let us not forget that this independence has thrown on us responsibilities. जब हमको आजादी मिली तो आप इस बात को याद रखिएगा कि आजादी के साथ हमारे साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई हैं। By independence, we have lost the excuse of blaming the British for anything going wrong. आजादी मिलने के बाद हमने वो कारण खो दिया है जिस हर कुकर्म के लिए हम ब्रिटिशों को कोसते थे। If hereafter things go wrong, we will have nobody to blame except ourselves. अब इसके बाद भी कुछ गलत होता है, अब इसके बाद, आजादी के बाद, तो अब हम इसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। हम अब, यही बात मैं अब 2014 से लागू करता हूं। बहुत लोग कहते हैं ना 2014 से आजादी मिली, तो 2014 तक
एनडीए को यह अधिकार था बोलने के लिए कि जो कुछ भी किया जवाहरलाल नेहरू ने किया, राजीव गांधी ने किया, इंदिरा गांधी ने किया। 2014 के बाद जब सत्ता आपके पास आई, उसके बाद ये अधिकार खो दिया आपने कि हर कुकर्म के लिए आप उनको ब्लेम करो। सत्ता में बैठे हैं 2014 से आप, इसके बाद जो कुछ भी गलत होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एनडीए की होगी। तब तो फिर उन्हें बहुत कहा बड़ा अपने इसी भाषण में कि हमारा देश व्यक्ति पूजक है और मुझे डर है जिसके हाथ में सत्ता जाएगी, यदि उसकी पूजा आप करने लगे तो वो तानाशाह बनेगा। फिर लोकतंत्र के और इस संविधान के कोई मायने नहीं रहेंगे, जिस संविधान के लिए पूरा सदन महिमा मंडन कर रहा है। 75 साल पहले बाबा साहब का ये भाषण, 75 साल के बाद 100 साल भी नहीं होने दिए, 75 साल में ही ये भाषण यथार्थ के धरातल पे उतर गया। लोगों ने तो उसको भगवान माना नहीं, वो खुद को ही अविनाशी और भगवान बोलने लगा, और इस देश के लोग डर के मारे हो या मूर्खता के मारे हो उसको भगवान मानने लगे। और फिर लोकतंत्र कहां रहता है? बिरला जी यदि अपने आप को बिरला जी यदि अपने आप को पार्लियामेंट में भगवान मानने लगे या उस भगवान के पुजारी मानने लगे जिसके सामने नतमस्तक होते हैं, न्यायपालिका तो भगवान को पूछ के ही न्याय करते, ये तो एक न्यायमूर्ति ने बता दिया। लेकिन पार्लियामेंट में भी अभी जैसा झा साहब ने कहा कि अपने आकाओं से पूछ के कहा होगा, उन्होंने कहा होगा कोई जरूरत नहीं बात प्रस्ताव लेने की, ठीक है आका जो हुकुम। खत्म, सब खत्म है। इतने बस आप मान लीजिए कि आपसे पहले 2029 आशीष, आज मैं बता रहा हूं आपको 2029 में यही ज्ञानेश कुमार रहेंगे। 2029 में बीजेपी 400 पार होगी और मनुस्मृति लागू होगी। भविष्य वेदता नहीं हो। 2014 से लेकर 26 तक का आकलन यदि नहीं कर पाया तो इस चेयर पर बैठने का अधिकार ही नहीं मुझे। ये सब अब होगा। आपसे पहले ये जो बाबा साहब का भाषण आपने पढ़ा ना, आपसे पहले मोदी जी ने सुन लिया था। पढ़ा नहीं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पढ़ने लायक वो नहीं है। नहीं, पढ़ना आता नहीं, लेकिन कोई सुनाया होगा। नहीं, पढ़ने वाला वो सब वो तो खाली कहने की बात है, ऐसे पढ़ता हूँ वैसे पढ़ता हूँ, मतलब ऐसे पढ़ता हूँ नहीं, ऐसे तो आदमी जीभ का इस्तेमाल करता है, ऐसे पढ़ने का इस्तेमाल ऐसे करता ही नहीं है। तो ये सब तो फर्जी बातें हैं। कोई सुनाया होगा, श्रवण ज्ञान भी होता है ना, कई बार आदमी सुनता है, जो वो श्रवण परंपरा भी है, तो उससे सुना होगा कि व्यक्ति पूजक आएगा, अगर इस व्यक्ति पूजक समाज में ऐसी स्थिति बना लो तो संविधान मुट्ठी में आ जाएगा, वो सुन लिया होगा कहीं भी। तो वही है। और बाकी बिरला बातें मत करिए। इस देश में जितने बिरला मंदिर थे उसमें सबसे बड़ा बिरला मंदिर ओम बिरला ने बनवाया, वो वाला बिरला पीछे छूट गया। इस मंदिर में जो बिरला, ये वाला बिरला बनवाया, उस मंदिर में घंटा, खाली मोदी घंटा बजता तो मोदी आवाज आती है। भगवान के मंदिर बनाए और मंदिर के बाहर अपनी मूर्ति लगाई हाथ जोड़ते हुए। ये जो बिरला है इसने इस संविधान के, इस लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में अपने आप को ही भगवान करके स्थापित कर दिया। कूड़े में गया संविधान। इसलिए बिरला ये सही मायने में बिरला मंदिर है। वो बिरला ने बनाया हुआ मंदिर है, यह बिरला जी का मंदिर है। बिरला मंदिर में अब जो लोग जाएंगे तो जा रहे हैं, तो अपना झेलें। चलिए इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, नमस्कार।